स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमने ऑलरेडी करके लागू कर दिया है। Well, since the 60s, when we were what international media described as a ship-to-mouth existence in India, we had to import very large quantities of grains. Primary requirements for farmers: number one is credit if you are a poor farmer. Second is water, irrigation. And thirdly, they require markets, assured and remunerative marketing. We see in crops like rice and wheat, where government announces a purchase price, minimum support price. 13 फरवरी 2024 किसानों ने फिर से नारा दिया, दिल्ली चलो। फिर से हमने क्यों कहा? क्योंकि ऐसा आज से पहले कई बार हो चुका था। 2 साल पहले भी तो यही हुआ था, 26 नवंबर 2020 को। हालांकि तब मांगे दूसरी थी। तब ये दिल्ली कूच 2020 के मॉनसून सत्र में पास हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिन्हें सरकार ने आखिरकार नवंबर 2021 में वापस भी ले लिया था। बहरहाल वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इस बार किसान आंदोलन का कारण बना है न्यूनतम समर्थन मूल्य माने एमएसपी। किसान एमएसपी चाहते हैं। आप कहेंगे कि सरकार तो फसलों पर एमएसपी देती ही है, फिर किसान कौन सी नई चीज मांग रहे हैं? तो बात यह है कि किसान वो एमएसपी नहीं चाहते जो सरकार दे रही है। वो चाहते हैं स्वामीनाथन आयोग वाली एमएसपी। इस एमएसपी का फॉर्मूला उन्हीं एमएस स्वामीनाथन ने दिया था, जिन्हें मोदी सरकार ने आंदोलन शुरू होने से 4 दिन पहले ही भारत रत्न देने की घोषणा की थी। वही एमएस स्वामीनाथन जिनकी बेटी सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि दिल्ली कूच कर रहे लोग किसान हैं, क्रिमिनल नहीं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि सरकारी एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग वाली एमएसपी में क्या फर्क है और ये फर्क क्यों है। ये भी जानेंगे कि स्वामीनाथन आयोग क्यों बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा जिसे लागू करने की मांग किसान करते रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में सबसे मेन बात यह थी कि किसानों को मिलने वाली एमएसपी उनके लागत से 1.5 गुनी होनी चाहिए। किसान यही चाहते हैं। मोदी सरकार छाती ठोक कर कहती है कि उसने स्वामीनाथन आयोग के एमएसपी सुझाव को मानते हुए कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला अपना लिया है। माने अगर संतरे की लागत 100 रुपए है तो उस पर एमएसपी कम से कम 150 रुपए होनी चाहिए। संतरे पर एमएसपी नहीं मिलती है, ये बस हमने उदाहरण के लिए आपको बताया है। आप पूछ सकते हैं कि अगर सरकार और किसान दोनों लागत के 1.5 गुना को एमएसपी मानते हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है? ये लड़ाई है लागत की परिभाषा को लेकर। सरकार A2 प्लस FL की बात करती है और किसान मांग कर रहे हैं C2 की। हम आपको एमएसपी का ये साइन थीटा कॉस थीटा समझाएंगे, लेकिन उसके पहले स्वामीनाथन आयोग और उसके सुझावों को जान लेते हैं। भारत में आज तक जितने भी कृषि वैज्ञानिक हुए हैं उनमें एमएस स्वामीनाथन का स्थान पहली पंक्ति में है। स्वामीनाथन ने 1960 के दशक में कृषि और तकनीक को आपस में जोड़ दिया था। खेती में ऐसे बदलाव हुए कि एक नया कीवर्ड भारत के इतिहास में दर्ज हुआ, हरित क्रांति। हाइब्रिड बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, सिंचाई की नई तकनीकें जैसे ट्यूबवेल, कीटनाशक, इन सब से देश में कृषि उत्पादन बढ़ा। जो देश भूखमरी के हाल में था वो उस स्थिति से बाहर निकल पाया। देश में कितनी भारी भूखमरी थी, इसे एक किस्से से जानिए। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अमेरिका ने भारत आने वाले अनाज का शिपमेंट रोक लिया। इसी संदर्भ में उनके प्रेस एडवाइजर रहे शारदा प्रसाद ने एक किस्सा सुनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से रिक्वेस्ट करने के लिए एक कॉल किया। उधर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई बात कही होगी, जिसके बदले इंदिरा गांधी का जवाब था, I don't ever want us to have to beg for food again। मतलब मैं नहीं चाहती कि अब हमें खाने के लिए कभी भी भीख मांगना पड़े। आपको अंदाजा लग गया होगा। अब सोचिए, जिस देश के हालात ऐसे थे वो कुछ दशकों में न सिर्फ अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि अब दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट भी करता है। ये सब कुछ हो पाया उस रिसर्च प्रोग्राम की बदौलत जिसमें स्वामीनाथन की प्रमुख भूमिका थी। ये आज से 60 साल पहले की बात है। लेकिन स्वामीनाथन वैसे वैज्ञानिक नहीं थे जो एक शानदार करियर के बावजूद गुमनाम रह जाते हैं।
स्वामीनाथन 2004 में फिर से प्रासंगिक हुए, जब इनके ही नेतृत्व में मनमोहन सरकार ने एक आयोग का गठन किया। आयोग का काम था किसानों से जुड़ी समस्याओं का डायग्नोसिस करना और उसके इलाज के लिए सुझाव भी देना। क्यों? क्योंकि देश तो आगे बढ़ा, लेकिन किसानों की हालत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। बड़े किसानों की जिंदगी अच्छी हो गई, लेकिन करोड़ों छोटे किसानों के परिवार बुरे हाल में थे। कई किसानों को आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। आयोग का जिम्मा था कि वो ऐसे उपाय सुझाए कि इन छोटे किसानों की स्थिति में भी सुधार आ सके। इस आयोग ने 2004 से लेकर 2006 तक 5 रिपोर्ट्स सरकार के सामने रखी, जिनके आधार पर तब की यूपीए सरकार ने किसानों के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स बनाई। इसमें आयोग के ही कुछ सुझावों को शामिल किया गया था। स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी के अलावा और भी कई गंभीर मुद्दों पर सरकार को सुझाव दिए। कौन कौन से? लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार आजादी के बाद लागू जरूर हुए, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स के लिए लैंड सीलिंग की गई थी। इसमें जिन लोगों के पास एक सीमा से ज्यादा जमीन थी, सरकार ने उनसे जमीन ले ली। इसे उन लोगों में बांटा गया जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। लेकिन ये योजना ज्यादातर सूबों में धरातल पर उतरी ही नहीं। आज भी देश में खेती की जमीन के मालिकाना हक में बहुत बड़ी असमानता है। जैसे देश में जो 40% सबसे कमजोर किसान हैं, वो देश की कुल जमीन के महज 3% के मालिक हैं। वहीं पर जो 10% सबसे बड़े किसान हैं, उनके पास 54% जमीन है। यानी एक तरफ 40% किसानों के पास सिर्फ 3% जमीन है, वहीं 10% के पास 54%। इसके लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि सरकार के वेस्टलैंड यानी वो जमीन जिस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, उसे किसानों में बांट देना चाहिए। बड़ी कंपनियों को गैर कृषि कामों के लिए जमीन देने से बचना चाहिए। ट्राइबल या फिर अनुसूचित जनजाति और चरवाहों को जंगलों में अपना काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस बनाने की भी बात हुई थी, जो कई चीजों को ध्यान में रखकर खेती की जमीन को उपयोग और खरीदार के आधार पर बेचने का एक सिस्टम बनाए। खेतों की सिंचाई। रिपोर्ट ने बताया कि 19 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए बारिश के भरोसे है और ये कृषि उत्पादन में 45% का योगदान देती है। आयोग ने इन जमीनों पर सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने की भी बात की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को स्टोर करना और जरूरत के समय उसका उपयोग करना। अगला सुझाव था खेतों की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा। प्रोडक्टिविटी को आसान भाषा में कहें तो 1 हेक्टेयर खेत से कितनी फसल निकल रही है, यही उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। ये प्रोडक्टिविटी किसानों की आमदनी में एक बड़ी भूमिका अदा करती है। भारत बाकी देशों के मुकाबले एरिया प्रोडक्टिविटी के मामले में पीछे है। जैसे कि भारत में 2002 में धान का उत्पादन 2929 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा था, जबकि चीन में उसी साल 6321 और जापान में 6414 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन हुआ था। 2022 में भी भारत का धान उत्पादन चीन, जापान के मुकाबले कम ही बना हुआ है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे, जानते हैं वो क्या थे। सरकार को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहिए। मिट्टी की हालत कैसी है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। सॉइल टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाना चाहिए कि मिट्टी में किन चीजों की कमी है। कंजर्वेशनल फार्मिंग को आगे बढ़ाने की भी बात हुई, यानी इस तरह की खेती करनी चाहिए जिससे मिट्टी को कम से कम नुकसान हो। ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। कर्ज और बीमा अच्छे कृषि उत्पादन और छोटे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार किसानों को औपचारिक कर्ज के सिस्टम से जोड़ने की जरूरत है। औपचारिक कर्ज के सिस्टम जैसे कि बैंक या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि छोटे किसान अक्सर गांव के बड़े किसानों या फिर साहूकारों से पैसा उधार लेते हैं, जो ज्यादा ब्याज पर उन्हें पैसा उधार देते हैं। इस वजह से वो भारी कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। ब्याज दरों को 4% करना चाहिए। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के साथ जोड़ना। इसके साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की व्यवस्था भी बनानी चाहिए, जिसमें कर्ज, फसल, पशु के साथ किसानों का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी यानी इसकी गारंटी कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, इसलिए पीडीएस सिस्टम जिसके माध्यम से सस्ते दामों पर अनाज मिलता है, उसे सबके लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। रिपोर्ट में आत्महत्या की बात हुई। सुझाव दिया गया कि सरकार को किसानों की समस्या सुनने के लिए एक फार्मर कमीशन बनाना चाहिए। साथ ही किसानों को अच्छी और सस्ती तकनीकों से जोड़ा जाए, जिससे उनकी लागत कम हो और मुनाफा बढ़े। इसके अलावा किसानों की आमदनी और कृषि के क्षेत्र में रोजगार के विषय में भी इस कमीशन ने अपने सुझाव दिए। स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी के फॉर्मूले को बदलने की वकालत की।
कहा कि लागत का 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए। इसीलिए स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट में से सबसे ज्यादा चर्चा इसी बिंदु को मिली और स्वामीनाथन फॉर्मूले की एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा बना। स्वामीनाथन फॉर्मूले पर जाने से पहले एमएसपी को समझ लेना बेहतर होगा कि आखिर ये एमएसपी है क्या। इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। गेहूं की फसल अप्रैल में कटती है, तब अचानक से मार्केट में बहुत सारा गेहूं आ जाता है, पर डिमांड तो पूरे साल लगभग बराबर रहती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप अचानक से 4 की जगह 8 रोटी खाने लगेंगे, यानी डिमांड लगभग उतनी ही है। तो होगा क्या अप्रैल में कि दाम घट जाएंगे। इस तरह दाम घटकर इतने कम हो जाएंगे कि फसल की लागत भी नहीं निकल पाएगी और किसानों को भारी नुकसान होगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि किसान कुछ महीने रुककर अपना माल बेचे, लेकिन उन्हें माल बेचकर कर्ज और फिर अगली फसल की तैयारी करनी होती है। अगर ये फसल रोकेंगे तो अगली फसल के लिए पैसा कहां से आएगा। तो इसी डिमांड सप्लाई के खेल से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार बीच में आती है। वो कैसे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाती है, जानते हैं। एक निश्चित मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद कर, बताने की जरूरत नहीं है कि चूंकि ये निश्चित मूल्य किसानों के हित के लिए बनाया गया है, तो ये इतना तो होना ही चाहिए कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। और यूं अब किसान जानता है कि अगर मार्केट में कोई उनका गेहूं खरीदे न खरीदे, सरकार तो है ही, फिर भी सरकार पूरा गेहूं तो खरीद नहीं सकती और उसका उद्देश्य भी नहीं है कि वो पूरा गेहूं खरीदे ही। फिर भी इस निश्चित मूल्य से 2 चीजें होती हैं। एक तो किसान को अपनी पकी हुई फसल का एक अच्छा दाम मिल जाता है, और दूसरा, जैसे जैसे सरकार गेहूं खरीदती है सप्लाई कम होती जाती है और मार्केट में गेहूं के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो इस निश्चित मूल्य को ही कहते हैं एमएसपी। एमएसपी का पूरा नाम हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब फुल फॉर्म, हिंदी अनुवाद और गेहूं वाले उदाहरण के बाद समझ आ गया होगा हमें कि वो न्यूनतम मूल्य जिसका सरकार द्वारा किसानों को समर्थन प्राप्त है, उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। स्वामीनाथन आयोग का सुझाव यह था कि एमएसपी किसानों की लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। यहां स्वामीनाथन C2 लागत को आधार बनाने की बात कह रहे थे, माने कॉम्प्रिहेंसिव लागत को। आयोग का सुझाव था कि जिन 22 फसलों पर एमएसपी मिलता है उनमें C2 का 1.5 गुना दिया जाए, लेकिन सरकारें इससे झिझकती रहीं। अब सरकार के एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग के एमएसपी सुझाव में कितना फर्क है, इसे उदाहरण से समझाते हैं। सरकार ने 18 अक्टूबर 2023 को रबी फसलों की एमएसपी घोषित की। एमएसपी हमेशा ही बुआई से पहले घोषित हो जाती है, जिससे किसान इस दाम के हिसाब से ही अपनी फसल का चुनाव करें। इस बार की एमएसपी का विश्लेषण करते हुए डाउन टू अर्थ ने एक रिपोर्ट निकाली। क्या था इसमें? सरकारी एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के एमएसपी में फर्क। गेहूं की फसल का एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ, लेकिन स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से यह 2478 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। ऐसा ही सभी 6 फसलों के साथ था। जैसे चना का सरकारी एमएसपी 5440 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से इसे 6820 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। मसूर की दाल का एमएसपी 6425 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 7335 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। सभी 6 फसलों के घोषित एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग के एमएसपी में 203 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2321 रुपए प्रति क्विंटल रुपए तक का फर्क है। इसकी वजह है लागत कैलकुलेट करने का फर्क। सरकार किसानों की लागत A2 प्लस FL को मानती है और स्वामीनाथन आयोग का सुझाव C2 लागत को ध्यान में रखकर एमएसपी लागू करने का था। अब ये A2 प्लस FL और C2 क्या है, इसे भी समझते हैं। बिजनेस में अलग अलग तरह की लागत होती है। इसी लागत में कुछ मुनाफा जोड़कर कोई भी व्यापारी अपने सामान का या फिर फसल का दाम तय करता है। एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए भी इस फॉर्मूले का उपयोग होता है। इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मगर एमएसपी तय करते समय पेंच फंसता है लागत को कैलकुलेट करने के तरीके में। वैसे तो कई तरह की कॉस्ट या फिर लागत होती है, इन्हें कोड्स में बताया जाता है, जैसे कि A1, A2, C1, C2, FL। एमएसपी कैलकुलेट करने में 3 तरीके की लागत पर फोकस होता है, A2, A2 प्लस FL और C2। इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। A2, इसमें किसी भी फसल को उगने के लिए रॉ मटेरियल और मशीन का खर्च जोड़ा जाता है, जैसे कि बीज, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, मजदूरी, पेट्रोल डीजल, ढुलाई वगैरह का खर्चा। दूसरे तरीके की लागत है A2 प्लस FL। A2 अभी हमने समझा, उसमें अगर हम FL जोड़ दें तो दूसरा हो गया तरीका। लेकिन ये FL क्या है? FL का पूरा नाम है फैमिली लेबर। आमतौर पर किसानी में पूरा परिवार मिलकर खेत में काम करता है, यही सब फैमिली लेबर ठहरा और इसका एक मूल्य है।
क्यों? ये लेबर पर होने वाला खर्च बचा रहे हैं। अगर ये लोग काम नहीं करते तो उसके बदले मजदूरों की जरूरत पड़ती, जिन्हें मजदूरी देनी पड़ती, या फिर ये परिवार के लोग कहीं और काम करते, तब इनको भी मजदूरी मिलती। लेकिन अपने खेत में काम करने पर मजदूरी नहीं मिलेगी। ये भी इकोनॉमिक्स की भाषा में कॉस्ट या लागत ही होती है। A2 + FL में क्या चीजें जुड़ेंगी? फसल की तत्काल लागत और परिवार के लोगों की मजदूरी। तीसरी लागत का तरीका है C2। सी बोले तो कॉम्प्रहेंसिव, जैसे ए कई तरह का होता है वैसे भी सी भी कई तरीके के होते हैं, और यहाँ पर जरूरत है C2 की। ये कॉम्प्रहेंसिव यानी समावेशी तरीका है। मतलब C2 में लगभग हर तरह की लागत जुड़ी होती है। कैसे? इसमें तत्काल लागत यानी A2 और फैमिली लेबर यानी FL के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जुड़ती है, माने वो लागत जो आप किसी मौके को खोने की वजह से चुकाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपने एक दुकान बनवाई, आपने उसमें अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, आप महीने में 10,000 रुपए का मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसी ने आपको बताया कि अगर आप अपनी दुकान को किराए पर चढ़ा दें तो आपको हर महीने 12,000 रुपए का किराया मिलेगा। आपको लगेगा कि मेहनत के बाद भी आपको 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी आपने अपने कारोबार करने के लिए 12,000 के रेंट को पीछे छोड़ दिया। ये 12,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। ऐसा भी हो सकता है कि किराया कम होता, मान लीजिए सिर्फ 8,000 रुपए होता, तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8,000 रुपए गिनी जाती। आपको लगता कि कुल मिलाकर मुझे तो 2,000 रुपए का फायदा हो गया है। वैसे ही किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली जाती है। अपनी जमीन पर खेती करने की जगह वो इसे किराए पर उठा सकते हैं। C2 कॉस्ट तब बनती है जब अब तक बताए गए सारे लागत को जोड़ लिया जाए और उसमें जोड़ा जाता है कैपिटल एसेट कॉस्ट। माने अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा हो या फिर खेत को किराए पर लिया हो तो ये कैपिटल कॉस्ट में गिना जाता है। स्वामीनाथन आयोग इसी तरह निकाले गए C2 माने कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को मानक मानता है। माने किसी किसान की जेब से निकले एक एक रुपए का हिसाब हो और उसे माना जाए लागत, जबकि सरकार A2 + FL में फंसी हुई है। अब ये सारे सुझाव तो 2006 में सरकार को मिल गए थे। ये समझना भी जरूरी है कि इन सुझावों पर कितना काम हुआ है। 2019 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह दावा भी किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के 201 सुझावों में से 200 सुझावों को लागू कर दिया गया है। इसमें MSP का सुझाव भी है। उनका कहना है कि MSP को किसान की लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। हालांकि इस लागत और स्वामीनाथन आयोग वाली लागत की परिभाषा में फर्क है, वही A2 + FL और C2 वाला फर्क। इसके अलावा कुछ बड़ी योजनाएं हैं जिनके जरिए इन सुझावों को इंप्लीमेंट किया गया है, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसके जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी का टेस्ट करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके खेत में किस किस न्यूट्रिएंट यानी किस किस तत्व की कमी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के जरिए सरकार पशुओं और फसल को इंश्योरेंस देने की कोशिश करती है। रिपोर्ट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबको जोड़ने की बात हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। सिंचाई को लेकर इस रिपोर्ट में काफी बात हुई थी। सरकारें नहर के जरिए सिंचाई का एरिया बढ़ाने की कोशिश में है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स यानी 2 नदियों को नहर के जरिए आपस में जोड़ना, इससे इन दोनों नदियों के बीच में कई हेक्टेयर खेतों को सिंचाई का पानी मिल जाता है। जैसे पिछले साल केन बेतवा को जोड़ने की परियोजना का काम शुरू हुआ, इससे 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलने का अनुमान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए किसानों को सोलर पंप की सुविधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सबसे चर्चित हिस्सा था MSP, जिस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है और इसीलिए किसान आंदोलनरत हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आज के खर्चा पानी में इतना ही। मेरा नाम है उपासना और आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आकाश ने। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।